चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव अणु मतलब बायोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। मैं बता दूं जैव अणु मतलब क्या होता है। वे समस्त अणु जो जीवों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कहलाते हैं क्या? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अन्यथा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ध्यान रखिएगा, जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अन्यथा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो ग्लूकोज को। ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह हैं, 1 2 3 4 5, और उसके साथ क्या है? एक एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है एल्डोज, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें एल्डिहाइड समूह, बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह के साथ एक एल्डिहाइड, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसको कहेंगे क्या? एल्डोज। और अब आप देख लो किसको? फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का दूसरा उदाहरण ले लो। इसमें भी बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह हैं, 1 2 3 4 5, और उसके साथ एक कीटोन है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम नाम देंगे कीटोज, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह के साथ कौन मौजूद है? कीटोन मौजूद है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अन्यथा जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें ही हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ये मैंने 2 उदाहरण रखे हैं। ग्लूकोज को एल्डोज कहेंगे क्योंकि उसमें एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज को हम कीटोज कहेंगे क्योंकि उसमें कौन सा समूह मौजूद है? कीटोन समूह मौजूद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, एक है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं? पहले मोनोसेकेराइड के बारे में जान लें। सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब इन्हें और छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना संभव नहीं है। दूसरी बात, इनमें न्यूनतम 3 कार्बन हो सकते हैं, अधिकतम 7 कार्बन हो सकते हैं। तीसरी बात, ये जल में विलेय होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। और मोनोसेकेराइड के बेस्ट उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों का जो सूत्र है वो होता है C6H12O6। ध्यान रखिएगा, C6H12O6। फिर इसके बाद हम बात करें ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि 2 से ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये मोनोसेकेराइड से बड़े होते हैं। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड अणुओं, जब कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 मोनोसेकेराइड के अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट में जो बंध पाया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। दूसरी बात, जल अपघटन पर पुनः ये मोनोसेकेराइड देते हैं। जितने मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ करके ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे, जल अपघटन पर वापस हमें उतने ही मोनोसेकेराइड फिर से मिल जाएंगे। ये भी मोनोसेकेराइड की तरह जल में विलेय होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बेस्ट उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इन तीनों का जो सूत्र है वो होता है C12H22O11। ये सूत्र होता है C12H22O11, ये इनका सूत्र होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं पॉलीसेकेराइड की ओर। पॉलीसेकेराइड की विशेषता क्या है? इनमें मोनोसेकेराइड की कोई लिमिट नहीं होती। अनेक मोनोसेकेराइड के अणु जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, अनेक मोनोसेकेराइड के अणु जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनते हैं। ये भी जल अपघटन पर वापस क्या देते हैं? मोनोसेकेराइड देते हैं। ओलिगोसेकेराइड की तरह जल अपघटन होगा तो मोनोसेकेराइड से बने थे तो वापस मोनोसेकेराइड देंगे, लेकिन ये जल में अविलेय होते हैं, स्वाद में भी मीठे नहीं होते। इनके बेस्ट उदाहरण हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इनका भी सूत्र लिख दे रहा हूँ मैं, C6H10O5 का होल N, ये इनका सूत्र है सभी का एक साथ। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आपको ये मैंने बता दिया है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, अभी अपनी चर्चा हुई कि ये सभी क्या हैं? ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण।
ओलिगोसैकेराइड में जब 2 अणु जोड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनता है, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड बनेगा, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रासैकेराइड बनेगा। तो डिपेंड करता है कितने मोनोसैकेराइड हैं। ओलिगोसैकेराइड का बेस्ट उदाहरण है डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का बेस्ट उदाहरण है डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड होते हैं 3, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये 3। अब इन तीनों की खास बातें, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। ये जल अपघटन पर एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का देती है, सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। लैक्टोज, इसे दूध की शर्करा कहा जाता है। ये जल अपघटन पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 मोनोसैकेराइड देती, क्योंकि डाइसैकेराइड इसलिए हर बार हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगी। इसी तरह माल्टोज अनाज की शर्करा है। ये जल अपघटन पर हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणु देती है, 2 ग्लूकोज अणु देती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीसैकेराइड के उदाहरण अभी हमने पढ़े, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं, ये सभी ग्लूकोज के बहुलक हैं। ये सभी ग्लूकोज के बहुलक हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज के बहुत सारे अणु जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो इनका निर्माण करते हैं। इसके अलावा रेफिनोज के बारे में बता दूं मैं, ट्राइसैकेराइड है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है। रेफिनोज जब टूटता है तो एक ग्लूकोज का अणु, एक फ्रक्टोज का और एक गैलेक्टोज का अणु देता है। ठीक, रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात, फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा जानी जाती है, सबसे मीठी। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज, इसे सबसे कम मीठी शर्करा का दर्जा दिया जाता है, सबसे कम मीठी। और सबसे अधिक मीठी फ्रक्टोज और सबसे कम मीठी लैक्टोज। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और जो भी जानकारी होगी कार्बोहाइड्रेट की मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।